आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों वित्तपोषकों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सख्त सजा देना जरूरी है। वहीं मोदी ने काम करने का नजरिया बदला है। पहले की सरकारें कहती थी चलता है, अब होगा कैसे नहीं वाला एटीट्यूड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम अलाउद्दीन, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात कर रहे हैं खबरें दिन भर की। जी हां, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहली खबर लेते हैं हम विदेश मंत्री जयशंकर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले प्रायोजकों वित्तपोषकों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें सख्त सजा देना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर जो है कटाक्ष किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले सरकारें कहती थी चलता है, अब कैसे होगा नहीं वाला एटीट्यूड है। ये जो कारनामा हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए का परिणाम है। इसके साथ ही हम अगली खबर पर जाते हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री की है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की। जी हां, NIUA इंडिया के प्रमुख कैपेसिटी फॉर चेंज को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है, देश की 35% आबादी शहरों में रहती है। 2047 तक संभावना है कि यह आबादी बढ़कर 50% हो जाएगी। बढ़ते हुए शहरों को अच्छा और सुंदर कैसे बनाया जाए, जीवन स्तर को जो है वो अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इनके ऊपर जो है फोकस करने का कार्य रहेगा। जीवन स्तर अच्छा बनाने से लेकर राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान NIUA द्वारा कैपेसिटी फॉर चेंज कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें पुराने शहरों के पुनर्विकास, वर्तमान शहरों के विस्तार और नए शहरों के विकास को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिलेगा। यह परिवर्तनकारी पहल शहरी विकास के पुनर्कल्पना करने, शहर के विस्तार का प्रबंधन करने, भविष्य के लिए तैयार शहरों को आकार देने के लिए AI का लाभ उठाने पर केंद्रित है। टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने के लिए ऐतिहासिक शहरों के पारंपरिक ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीक के साथ मिश्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही मिलकर एक लचीले, नागरिक केंद्रित शहरी भविष्य का जो है मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मनोहर लाल के द्वारा जो तमाम बातें कही गई केंद्रीय मंत्री के द्वारा, ये अपने आप में एक बड़ा विचार है और आने वाले समय में जो शहरों का विकास है उसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। इससे के बाद अगली खबर जो है वो भी दिल्ली से आती है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की है और बजट को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। बजट पर सुझाव देने के लिए वो नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, अगला बजट कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कैसा आना चाहिए, उस पर हमने व्यापक चर्चा की थी। आज उसी आधार पर वित्त मंत्री से भेंट करके हमने बजट में इन विभागों के लिए क्या क्या बेहतर हो सकता है, इससे संबंधित सुझाव दिए हैं। निश्चित तौर पर जो किसानों से हमें सुझाव मिले, ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहनों से सुझाव मिले, हमने उन्हें वित्त मंत्री के सामने रखा है। इसके बाद अगली खबर आती है, वो आती है चीन से संबंधित। जी हाँ, चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। इसको लेकर भारत सरकार की काफी पैनी नजर है और वो प्रत्येक कदम की जो है बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है और इसको लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है और प्रत्येक पहलू पर नजर रखे हुए है। इसके बाद अगली खबर आती है, वो आती है HMPV वायरस की। जी हाँ, एक के बाद एक भारत में भी अब HMPV जो वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, उसके केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब कुल 9 केस भारत में हो गए हैं, कल तक इनकी संख्या 8 थी। जो नया केस मिला है वो मुंबई में 6 महीने के बच्चे को संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें अन्य की, तो पहले तमिलनाडु और कर्नाटक के राज्यों में पाए गए थे और अब ये नया केस मुंबई में मिला है। अगर हम बात करें तैयारियों की, तो गुजरात के जो अस्पताल हैं उनमें आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं। वहीं पंजाब में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इसके बाद हम अगली खबर पर रुख करते हैं, वो आ रही है किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान आंदोलन में पिछले 49 दिन से पिछले 43 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे डल्लेवाल का कहना, किसान नेता का, कि वो चाहे हालत नाजुक रहे या जैसे भी हो, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। इसके साथ ही किसान नेताओं ने कहा है कि कुछ हुआ तो हालात नहीं संभलेंगे। अगर डल्लेवाल की हालत खराब हुई और उनका कुछ हुआ तो हालात नहीं संभलेंगे। वहीं एक बार फिर से
26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया गया है। इसके बाद अगली खबर आती है वो संभल मंदिर मस्जिद विवाद की है। जी हाँ, संभल मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर जिला न्यायालय में कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इसी सुनवाई पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके लिए नई तारीख का ऐलान किया है कि नई तारीख जो है उसकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसके बाद अगली खबर पर आते हैं, वो है दिल्ली से। जी हाँ, संयुक्त संसदीय सचिव जो संसदीय समिति है उसके द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर विचार किया जा रहा है और इसकी पहली बैठक जो है आज दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक को लेकर समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि सबकी राय लें, उसके बाद बिल का खुले दिमाग से समीक्षा करेंगे। इस कमेटी के सभी सदस्य बहुत ही प्रख्यात लोग हैं। आज पहला दिन है, आज सिर्फ ब्रीफिंग होगी और आगे कैसे बढ़ना है यह फैसला सभी मिलकर लेंगे। वहीं भाजपा सांसद और एक देश एक चुनाव जो कमेटी गठित की गई है, जेपीसी के सदस्य संजय जायसवाल ने कहा है, इस देश की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव की मंजूरी दी है। देशवासियों को यह विचार करना चाहिए कि हम कब तक हर महीने चुनाव लड़ते रहेंगे, झेलते रहेंगे। प्रति 3 महीने में चुनाव होने पर पूरे देश की कार्यप्रणाली अस्थिर हो जाती है। जब संविधान बना था तब भी 18 महीनों तक देश ऐसे ही चला था। पुनः इसे ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत ही धैर्य से सभी दल इस पर विचार करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन विधायकों की जांच के लिए गठित संसदीय समिति को बुधवार की यह पहली बैठक। इस बैठक में बीजेपी के सदस्यों ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को सराहा है, जबकि विपक्षी सांसदों ने एक साथ दूसरे पूरे देश में चुनाव कराए जाने की आलोचना की है। सूत्रों ने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से बैठक के दौरान प्रस्तावित कानूनों के प्रावधान को लेकर लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इस लेखा जोखा में एक साथ लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव कराने के लिए विचार का सपोर्ट किया गया। वही कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का विरोध अपना मत दिया। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने जेपीसी की बैठक में कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार की जो दलील है, इसे चुनाव में खर्च कम होगा, इसका क्या एस्टीमेट है? आप कैसे कह सकते हैं कि खर्च चुनाव जो है वो कम होगा? बता दें कि वन नेशन वन वोट विधेयक पर भाजपा के सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यों की कमेटी बनी है। इस संसदीय कमेटी में पीपी चौधरी देश के पूर्व कानून राज्य मंत्री रह चुके हैं। इस समिति के कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, जेडीयू से संजय झा, आप के संजय सिंह और तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी सहित सभी प्रमुख दलों के सदस्य शामिल हैं। इसके बाद हम अगली जो बात कर रहे हैं वो इसी से जुड़ी हुई है कि शीतकालीन सत्र के जो है संसद में केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक और संविधान 129 संशोधन विधेयक केंद्र की ओर से पेश किया गया था। बाद में इस पर चर्चा के लिए इसे समिति के पास भेज दिया गया था। इस समिति के सदस्यों के में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनिल बलूनी, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तम रुपाला, मनीष तिवारी, संबित पात्रा सहित अन्य सांसद शामिल हैं। इसके बाद हम अगली खबर पर चलते हैं। वो अगली खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जी हाँ, 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे अगली खबर है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। इसी बीच अनेक पार्टियों द्वारा अपने पक्ष में और दूसरे पार्टियों पर निशाना साधते हुए जो है विचार विमर्श जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर किया जा रहा है। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच जहां अनेक नेता हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। इसी बीच भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने हर घर नौकरी पंजीकरण अभियान शुरू किया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में पहले कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य योजना की घोषणा पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, कांग्रेस दिल्ली के धरातल से लुप्त हो चुकी है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। इस योजना के जरिए वे सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे इसलिए भी बेनकाब हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में वे अरविंद केजरीवाल के साथ लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में आमने सामने हैं। आगामी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वे फिर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो है आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्याण की जमानत की। जी हां, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने
मकोका मामले में आप विधायक नरेश बालन की जमानत की याचिका पर दलीलें सुनने के बाद मामले को कल सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण और आगे की दलीलों के लिए सुरक्षित रख लिया है। 4 दिसंबर को मकोका मामले में गिरफ्तारी के बाद से बालन जो है वो न्यायिक हिरासत में है और न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद हम अगली खबर पर जाते हैं। अगली खबर है प्रयागराज से, जहां कुंभ की तैयारियों के बीच पूरा प्रदेश लगा हुआ है। सरकार अपने स्तर पर जो है बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए तैयारियों में जुटी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अपनी कमर कस रहा है और इसके बीच तैयारियां और ज्यादा जब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब कोरोना जैसा वायरस एक और जो हमारे बीच में दस्तक दे रहा है HMPV, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर CMO प्रयागराज ने कहा है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। मेला क्षेत्र में 13 अस्पताल तैयार किए गए हैं। इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी अगर किसी को होती है तो उसे हम अलग करेंगे। मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। HMPV से घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक सामान्य वायरस है। कुल मिलाकर जो है तैयारियों के बीच जो श्रद्धालुओं को तैयारियां कराई जा रही है श्रद्धालुओं को लेकर, उसके बीच स्वास्थ्य को लेकर भी काफी सजगता दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली खबर पर आते हैं, वो है हरियाणा और राजस्थान के बीच की। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले थे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल से मिलने के बाद यमुना जल बंटवारे पर एक बड़ा फैसला होने के अहम जानकारी आ रही है। जी हाँ, यमुना जल बंटवारे पर बड़ा फैसला, राजस्थान और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ है। हरियाणा का एक्सेस पानी राजस्थान को और हरियाणा को जो है उसको लेकर एक बंटवारे की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के आवास पर कल हुई इस बैठक में दोनों राज्यों ने मिलकर जो है ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए जाने की जो है बात कही है। वहीं DPR बनाने के लिए भी इसके ऊपर काम शुरू करने की बात सामने आ रही है। हम बता दें कि राजस्थान को यमुना जल का बंटवारे के साथ सुविधा मिलेगी, पानी बढ़ेगा, वहीं हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ को भी जो है पानी मिल सकेगा। ये जो जल बंटवारा है एक तरह से हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए बहुउपयोगी साबित होने जा रहा है। इसके फिलहाल जो है संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं अगली खबर जो है वो आसाम से आती है। जी हाँ, आसाम दीमा हसाओ में जो है कोयला खदान के ढहने की बात आई है और उसमें जो है कई श्रमिक फंसे होने की बात है। इसमें से एक का श्रमिक का शव निकाल लिया गया है। वहीं NDRF की जो टीम है वो भारतीय सेना के साथ अपने काम में जुटी है, ऑपरेशन में लगातार जारी है और 8 श्रमिकों के और भी फंसे होने की इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, जिनके बचाव के लिए भारतीय सेना और NDRF संयुक्त अभियान चला रही है। इसमें NDRF के कमांडेंट का कहना है कि एक शव बरामद कर लिया गया है जिसको ऊपर लाया गया है। वहीं आगे जो अन्य जो बचे हैं उनको भी निकासी का प्रबंध किया जा रहा है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो ठंड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ठंड, उत्तर भारत कड़ाके की ठंड झेल रहा है। जहां हिमालय के जो है पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं उनमें शीतलहर जारी है। यूपी में अकेले ठंड की वजह से 72 घंटों में 29 लोगों की मौत की खबर आ रही है। वहीं ऊटी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के 35 शहरों में टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली, NCR, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ जो है वो शीतलहर से जूझ रहे हैं, जबकि मुंबई में घना कोहरा छाया रहा। इसके बाद अगली खबर आती है वो आ रही है कनाडा से। कनाडा से जो खबर आ रही है वो भारत से जुड़ी है, इसलिए यहाँ खबर का उल्लेख करना जरूरी है। जी हाँ, भारतवंशी अनीता आनंद कनाडा में जो PM की दौड़ में है। ये पेशे से वकील हैं और 2019 से सांसद हैं। चौथरफा दबाव के बाद आपको पता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद पद खाली होने की जो बात आई है उसके साथ ही भारत की जो भारतवंशी अनीता आनंद हैं वो PM की रेस में सबसे आगे बताई जा रही है। इसके बाद अगली खबर आती है वो शेयर बाजार से है। शेयर बाजार जहां कल बड़े उछाल पर था, जो सेंसेक्स है वो काफी उछाल पर था, वहीं जो है आज शेयर मार्केट में मामूली गिरावट देखी गई है। गिरावट के बाद 700 अंक गिरकर रिकवर हुआ है। वहीं सेंसेक्स, IT और रियल्टी सेक्टर के शेयर सबसे ज्यादा गिरे हैं। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो आ रही है 9 जनवरी को हिसार में होने वाले कार्यक्रम की। जी हाँ, हिसार जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से 2 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। एसडीएम की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि नागरिक संहिता के अनुसार 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं और इस 163 के तहत जो संभावित क्षेत्र है, जो कार्यक्रम स्थल है, उसके आसपास 2 किलोमीटर में ड्रोन उड़ाने की जो है वो पाबंदी रहेगी। आज के दिन जो मुख्य खबरें रही वो आपके सामने पेश की हैं। कल की खबरों के लिए हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।